हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। कल हम लोगों ने डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल को डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोग आज जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं तो वो है टाइप ऑफ द सेल्स। अगर हम देखते हैं तो सेल को हम लोग दो टाइप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। किसी में सिंगल सेल होती है और कोई जो होते हैं बहुत सारे नंबर्स के मिलकर बनते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें जो एक सेल के बने हुए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक, अब अगर हम यूनिसेलुलर और जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर की। एक सिंगल सेल जिसको जो पूरी क्या होती है वही बॉडी कहलाती है। मतलब कि एक सिंगल सेल पूरी बॉडी को क्या करती है, बनाती है। जैसे मान लें हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ये एक सेल हमने बनाई और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, बॉडी। मीन्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझना। अगर ये एक सेल है और इसको हमने बॉडी बोला है, इसका मतलब है इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ या ये सेल सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसी और दूसरी सेल की क्या नहीं लेती है, हेल्प नहीं लेती है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी जो सेल्स होती हैं या ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे एक ये सिंगल सेल है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, अमीबा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अमीबा। ये अमीबा जो है वो उसी की ये पूरी बॉडी भी है और उसकी ये सेल भी है। जब भी अमीबा को खाना होता है या जब भी उसको खाना मिलता है तो इसी बॉडी के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन के लिए। कभी भी अमीबा को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ऑक्सीजन सारी की सारी जो होती है मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर की तरफ आती है। तो इसका मतलब हमने देखा कि अमीबा को किसी भी अदर सेल्स या किसी भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपनी सारी एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए। अब बात करते हैं, अच्छा, अमीबा के अलावा और कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अमीबा के बाद हमारा सेकेंड ऑर्गेनिज्म आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाद में आता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बाद आता है ईस्ट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये हमारे किसके आ जाते हैं, यूनिसेलुलर के आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने वो सारी प्रोसेसेस लिखी हैं कि एक सेल कैसे कैपेबल। तो अ सिंगल सेल कैपेबल, एक सिंगल सेल कैपेबल हो न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए या बॉडी की अदर प्रोसेसेस के लिए किसी और पर कैपेबल ना हो बल्कि अपने आप ये प्रोसेस कर सके, ऐसी ये जो सेल है उनको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो बहुत सारी जो सेल्स होती है, जैसे मान लें एक बहुत सारी सेल्स हैं, 1 2 3 ये कई सारी सेल्स हैं और सारी सेल्स जो है वो आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद में क्या बना देती हैं, एक नया तरीके का ऑर्गेनिज्म बना देती हैं जो बहुत सारी सेल से बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक बॉडी होती है, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है। कई सारी सेल्स जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद में एक स्ट्रक्चर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ये टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो एक क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और लास्ट में हमारी क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है या फिर क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आए कहाँ से है। तो कहीं ना कहीं इनकी स्टार्टिंग हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई है। मतलब कि दो सिंगल सेल्स जो हैं वो आपस में क्या हो गई, यहाँ पर यूनाइट हो गई। इन दोनों सेल यूनाइट होने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपने आप को यूनाइट करने के बाद में इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसने क्या किया, जिसके अंदर सेल्स ने बार बार रीडिवाइड होना स्टार्ट किया। जब इसके अंदर के स्ट्रक्चर ने बार बार रीडिवाइड होना स्टार्ट किया, इसके मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स क्या हो गई, फॉर्म हो गई और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोल दिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दिया। ऑल सेल एग्जिस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बनने वाला एक जो नया ऑर्गेनिज्म है ये इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और हर एक सेल का क्या होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म की एक पार्ट होती है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट,
हार्ट हो गया हमारा, उसके बाद ब्रेन हो गया, और सबका अपना अपना एक क्या हो जाता है, काम होता है। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक काम होता है, ऐसे डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक, तो डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, हर एक ऑर्गन को उसका काम दे दिया जाता है कि आपको यही काम करना है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना। किसको पंप करता है, तो ब्लड को पंप करता है। बॉडी के किसी भी पार्ट तक ब्लड को अगर पहुंचाना है तो किसकी हेल्प चाहिए होगी, हार्ट की चाहिए होगी। अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हमें कंट्रोल करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर को हमें टेबल से उठाना है, तो हम अपने ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि मुझे ये काम करना है। ब्रेन तुरंत क्या करती है, हमारे हाथ को ऑर्डर देती है, और हमारा हाथ क्या करता है, इसको उठाने का काम करता है। तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन का मेन काम क्या होता है, कंट्रोल करने का काम होता है। लास्ट में मल्टी सेलुलर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी की भी शेप ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसा भी होगा, आज ऐसा है तो कल किसी और तरह का होगा, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है पर्टिकुलर डेफिनेट शेप होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आगे अपनी जनरेशन बनाएंगे तो रिप्रोडक्शन के द्वारा बनाएंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक सेक्सुअल पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल। मतलब मेल और फीमेल जब ये दोनों मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो ऐसा रिप्रोडक्शन हमारा क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन मेल और फीमेल या दोनों में से कोई भी एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कैपेबल हो तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, ये तो हमारी बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर साइंटिस्ट ने सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, या हम कह दें कि सेल्स के स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट। बायो की लैंग्वेज में अगर कोई भी वर्ड होता है तो उसका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे प्रोकैरियोट, प्रो मतलब होता है प्रोमिनिएंट, या फिर हम लोग ये कह दें पुराना, या हम लोग ये कह दें पहले का, तो पहले का। और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अगर हम दोनों वर्ड को यूनाइट करते हैं तो प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जो बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले का है, और पहले के लोग जैसे होते थे आज की तरह वेल डेवलप्ड नहीं होते थे, उसी तरीके से ये न्यूक्लियस भी कैसा नहीं होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। मतलब अगर हम कहते हैं, आपने पढ़ा भी है, सेल होती है और सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये तो हमने बोल दिया यूकैरियोट के केस में, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में कभी भी न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स एनिमल होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉल होता है। मतलब कि उनका साइज़ हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब एक वर्ड आ गया, ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है। जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही सेल्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गन्स, उन्हीं ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये सारी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं, एब्सेंट होंगी। और किस में एब्सेंट होंगी, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगी। आगे बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है ये दो टाइप का पाया जाता है, लेकिन हम लोग अभी इसकी बात ना करके हम लोग केवल यही पढ़ेंगे कि राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, तो 70S पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। सेल के चारों तरफ जो वॉल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। और प्रोकैरियोट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। तो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है।
सेल ऑर्गेनेल्स उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम कौन से टाइप का पाया जाता है, 70S टाइप का पाया जाता है। और सेल वॉल कैसी होती है, किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई होती है। और जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है। लास्ट हम अगर हम बात करें तो हम प्रोकैरियोट के अगेंस्ट जो हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, यूकैरियोट। सेम वही मेथड है हमारा कि बायो का कोई वर्ड है, मीनिंग है यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड। EU जो वर्ड है इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड, मतलब कि बहुत अच्छा। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो कोई ना कोई चीज़ होगी, तो कौन सी चीज़ इसमें बहुत अच्छी होती है, न्यूक्लियस। अगर अच्छी है तो इसके मतलब कि इसमें प्रोकैरियोट में चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एब्सेंट थी वो किस में प्रेजेंट होगी, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ते हैं कि यूकैरियोट लार्ज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूकैरियोट का साइज लार्ज हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। जैसे अमीबा एक प्रोकैरियोट नहीं होकर क्या है, यूकैरियोट है। लेकिन क्या अमीबा को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो अमीबा कैसा है, एक यूकैरियोटिक तो है लेकिन कैसा है, स्मॉल है। तो सारे यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं, लार्ज भी होते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की तो हमने आपको बोला राइबोसोम के टाइप्स की बात नहीं करते हैं। तो राइबोसोम 70S टाइप के भी होते हैं, इसमें 80S टाइप के भी होते हैं। लास्ट जैसे इसमें प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है, वैसे ही यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। और दूसरी किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। मतलब कि सेल के ऊपर की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है हम लोग उसी को सेल वॉल बोलते हैं। किसी जैसे अगर हम बात करें फंगस की बात करें, फंगस मतलब फफूंदी। अगर हम फफूंदी की बात करते हैं तो फफूंदी की जो सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट के केस में देखें तो जो प्लांट के केस में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। यूकैरियोट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, हमारे फंगस आ जाते हैं। तो ये सिर्फ सारा डिस्क्रिप्शन था। ये हमारा किसके बेस क्या पढ़ रहे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ रहे थे।